Hello and Jai Hind everyone. Welcome back to the video of the current affairs of 2025-27 जुलाई। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं टॉप 5 मोस्ट करंट अफेयर। जी हाँ, जो टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम उनको कवर करने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो होगा ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो वीडियो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर पुराने पैटर्न को छोड़कर मैंने एक नया पैटर्न यूज़ किया है। यानी कि मैं सिर्फ 5 करंट अफेयर्स लाया हूँ, 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन, और उसके बेसिस पे पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को टारगेट करेगा। यानी कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, डजंट मैटर, ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। यहाँ पर हम करंट अफेयर के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल मैटर भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। कई बार मैं जीएस के कुछ ऐसे टॉपिक्स भी यहाँ पर कंसर्न करूँगा जो कि आपके जीएस के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। सो गाइस, आई एम मोहित शर्मा, जस्ट ऑन द चैनल ऑफ एलके अकेडमी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट व्हाट इज द primary objective of the National Corporative Policy 2025-45 launched by the Government of India। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी लॉन्च करी है, एंड उस पॉलिसी का जो मेन मकसद है वो क्या होने जा रहा है, व्हाट विल गोना बी हैपन इन फ्यूचर। तो भैया यहाँ एक सिंपल सी बात करी गई है कि जो भी पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च करी गई है, ठीक है, बेसिकली याद रखिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी रोल प्ले कर रही है। हालांकि इसका यहाँ बात कर रहे हैं टू प्राइवेट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि PACS अक्रॉस इंडिया, टू रिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली, टू क्रिएट a 20-year-old roadmap expanding the modernizing the corporative sector including the new areas like tourism, insurance and renewable energies, and apart from that to dissolve all the state level cooperative bank by 2030। हालांकि इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है। सबसे पहले मैं आपको भले ही इसके बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इस पूरी पॉलिसी की तरफ चलूँगा, सरकार से समृद्धि, दैट इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग इंडियाज़ कॉर्पोरेटिव फ्यूचर। क्यों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, हमारा क्या गोल है क्या नहीं है। तो देखिए फिलहाल तो हम एक ही मकसद को लेकर चल रहे हैं कि भैया हमारा एक टारगेट है कि 20 साल के अंदर एक रोड मैप तैयार हो, एक्सपेंडिंग रोड मैप हो, जहाँ पर हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं किस तरीके से अपने टूरिज्म सेक्टर, इंश्योरेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सबको हम बड़े लेवल पे एक्सपेंड कर सकें। तो एक्सपेंशन ऑफ दीज सेक्टर्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है वो क्लियर होगा। अब इन सेक्टर के एक्सपेंशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो इतनी भी मैं नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी 2025 से 2045 हमारा टारगेट है इसको अचीव करने का। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है, 2 लाख PACS हमें यहाँ पर अपने बनाने हैं बाय 2026। व्हाट इज़ व्हाट, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जो सेंट्रल लेवल पे लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ है वो सोसाइटीज़ होती कहाँ हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं, यानी कि कुछ नंबर ऑफ़ पीपल्स होते हैं, वो नंबर ऑफ़ पीपल्स क्या करते हैं, मिलकर एक साथ आते हैं, टुगेदर एक साथ आते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ पैसा डालते हैं, थोड़ा बहुत मनी इन्वेस्ट करते हैं और मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं जिनका एक मकसद होता है, एक गोल होता है, प्राइमरी गोल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमूल। अमूल जो है एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है जो कि गुजरात के आनंद गांव, याद रखिए मेरी बात को, गुजरात के आनंद विलेज से स्टार्ट हुई है ये सोसाइटी, दैट इज़ कॉल्ड अमूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ चाहो तो, गुजरात के आनंद गांव से जो सोसाइटी एक स्टार्ट हुई है, वहाँ से जो सोसाइटी स्टार्ट हुई है वो है अमूल। अब ये इसका टारगेट था स्टार्टिंग में। पहली बात तो ये जो जितनी भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं कुछ लोगों के द्वारा मिलकर ये करी जाती हैं, जिससे उनको जो अगर मान लो अगर इन सोसाइटीज़ को लॉस हो रहा है तो वो कम हो, और प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी दो सबको मिलकर हो। सबसे बड़ा मेन मकसद जो है। नाउ यूनियन होम मिनिस्टर, हमारे कॉर्पोरेटिव मिनिस्टर यानी कि अमित शाह जी के कंट्रोल में बेसिकली उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिए, यानी कि हमारी जो पहली पॉलिसी थी नेशनल कॉर्पोरेटिव पॉलिसी 2002, उसको रिप्लेस करते हुए नई सोसाइटी आई है। नाउ मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसका मेन मकसद क्या है,
भैया रूरल डेवलपमेंट के लिए ये बात करी जा रही है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर सीधे बूस्ट करने की बात करी है। लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का रोड मैप बनाया जो कि आने वाले 20 सालों के अंदर हमें अचीव करना है। 2025 चल रहा है, 2045 तक हमें ये सारे गोल अचीव करना है। सबसे बड़ी बात कि आफ्टर 23 साल बाद, लगभग 23 साल बाद इंडिया हैज़ अनविल्ड अ न्यू कॉर्पोरेटिव पॉलिसी, यानी कि लगभग 23 साल से कोई पॉलिसी नहीं आई। डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है, 2021 में सेंट्रल ने इसको क्रिएट किया था और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन थी जिनके बारे में अब कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मेरे देश में योगदान कितना बड़ा है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे देश में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का योगदान बहुत बड़े लेवल पे है। लगभग 8.4 लाख करोड़ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हमारे भारत में एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें 31 करोड़ लोग हैं। और सबसे बड़ी बात जिसमें बढ़ चढ़कर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी और बिहार जैसे लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ अब इसके 6 पिलर्स हैं नई पॉलिसी के मेरी बात सुनिए। नाबार्ड का आपने नाम सुना ही होगा। तो नाबार्ड जो है इनको लोन प्रोवाइड करता है इनके बिजनेस को एक्सपेंड करने में, इनके आइडियाज़ को एक्सपेंड करने में। तो जब भी सेंट्रल लेवल पे बात आएगी तो वहाँ पीएससी काम आएगा, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम आएगी तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव बैंक्स काम आएंगे, और स्टेट लेवल की जब भी बात आएगी तो वहाँ स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स काम आएंगे। देखिए यहाँ का मेन मकसद क्या है, रिवाइविंग एनर्जाइजिंग एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। भाई रिवाइव देना होता ना, आपने पबजी खेला होगा ना, पबजी में रिवाइव देते हैं तो लोग पबजी के इतने दीवाने थे, बार बार के भाई रिवाइव कर, है ना, वही वाली कंडीशन। पॉलिसी को भी रिवाइव करना होता है, समझ आ रहा है। तो पॉलिसी को रिवाइव करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग पबजी में रिवाइव खेलते थे, ऐसे ही पॉलिसी में रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। तो रिवाइव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप किसी भी चीज़ को, आप एग्जाम्पल लीजिए, आज से 1000 साल पहले एक कंपनी थी जिनका नाम था मोजरवियर, मतलब मैं 1000 साल कह रहा हूँ, सॉरी, कुछ साल पहले एक कंपनी थी जिसका नाम था मोजरवियर, जो कि सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क बनाती थी। आज के टाइम पे ज़माना पेन ड्राइव से भी ऊपर चला गया है ना। तो भाई उसने अपने आप को रिवाइव ही नहीं किया, इसलिए वो बर्बाद हो गई। तो रिवाइव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा जो उसका मेन मकसद है वो क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, डिजिटलाइजिंग इनोवेशंस, इनहेंसिंग इंक्लूसिव एंड आउटरीचिंग ट्राइबल, वुमेन, SC ST पर तो स्पेशल ध्यान देना है भाई। डिजिटलाइजेशन करनी है, इनोवेशन करना है, ग्रीन एनर्जी पे ध्यान देना है, टूरिज्म पे ध्यान देना है, इंश्योरेंस पे ध्यान देना है। और इसके अंदर पार्टिसिपेशन अगर किसी का बढ़ चढ़ कर होगा तो वो होगा यूथ का। यानी कि अगर यूथ पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ कर है, इसका मतलब वो सोसाइटी ग्रो करेगी। उस सोसाइटी को ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा जो मेन मकसद है यहाँ पर वो क्या है कि गोल इज़ टू ट्रिपल कॉर्पोरेटिव सेक्टर GDP's कंट्रीब्यूशन बाय 2024, यानी कि हमारे GDP को बढ़ाना, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं कि इनिशिएटिव एंड एक्सपेंसिव एरियाज़ की नई सेक्टर को लेके, तो देखिए यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखा गया है। सहकारी टैक्सी सर्विसेज, टूरिज्म एंड ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेटिव इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक। यानी कि अब भाई मान लीजिए एग्रीकल्चर हमारे देश में किस तरीके से हो रहा है, सामान रखने की जगह है या नहीं है, चीज़ों को लेकर ध्यान रखना। कॉर्पोरेटिव इंश्योरेंस, मान लीजिए कॉर्पोरेटिव जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके लिए इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करेगा, उसको ध्यान में रखा गया है। टूरिज्म एंड ग्रीन एनर्जी को, सरकारी टैक्सी सर्विसेज को, इन सब में ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किया गया है। नाउ एम्पावर्ड पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है नाउ कैन रन फ्यूल, ठीक है, आउटलेट्स जो है, LPG डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जन औषधि केंद्र हो गए, इस तरीके से इनको आगे बढ़ाया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बहुत बड़ी स्कीम है जो सरकार ने लॉन्च करी थी, हर घर जल और PM सूर्य घर योजना। इस तरीके के मॉडल्स वगैरह आते हैं। नाउ 5 पर तहसील हैं जो कि इंटीग्रेटेड डेयरी, फिशरीज, है ना, फ्लोरिकल्चर हो गया, ट्राइबल, वुमेन, कॉर्पोरेटिव सपोर्टेड बाय नाबार्ड, इनको स्पेशली वुमेन्स पे तो स्पेशली ध्यान दिया गया है, महिलाओं को यहाँ सबसे बड़ी बात करी गई है, ठीक है। PSC के जितने भी ऑपरेशंस इनको देखा जाएगा, ठीक है। याद रखिए मॉनिटरिंग सिस्टम होंगे। 10 साल में लीगल रिफॉर्म आएगा, हर 10 साल के अंदर 83 रिफॉर्म पॉइंट आइडेंटिफाइड, 58 ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिए हैं। 83 की ज़रूरत थी, 58 ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी एक एक्चुअली नंबरिंग है जिसके हिसाब से चीज़ें की गई हैं। चलिए उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है इकोनॉमिक फुटप्रिंट सेक्टर्स, यानी कि 20% ऑफ इंडिया टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट होगा, 13% ऑफ वीट, 20% ऑफ पैडी प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद 35% ऑफ फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, 30% ऑफ शुगर, 10% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, 21% ऑफ फिशरी सेक्टर जो है। तो हमारा जो विज़न है यहाँ पर, जो हमारा विज़न है इस टाइम पर बहुत बड़ा विज़न है, छोटे लेवल पे हम सोच नहीं रहे हैं। हमारा एक टारगेट है कि इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर द वुमेन्स, यूथ एंड द ट्राइबल्स। दिस इज़ ऑल अबाउट
द फर्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन। तो आई होप आपको पहला जो क्वेश्चन है बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ का मकसद समझ आ गया होगा, ये जो मैं स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ आप इस योजना के बारे में समझ गए होंगे, यानी कि द पॉलिसी व्हाट इज़ व्हाट नेशनल कॉरपोरेशन पॉलिसी 2025। आई थिंक आपको इसके बारे में पता चल गया होगा जिसने 2002 की पॉलिसी को क्या किया है, रिवाइव किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, आपको बढ़िया तरीके से समझ आएगा, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में देखकर। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, व्हाट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन जुलाई 2025 कंसिडर्ड अ मेजर मॉरल माइलस्टोन फॉर द क्लाइमेट जस्टिस लीड बाय द ग्लोबल साउथ। यार अगर आपके घर में सपोज आपका एक मोहल्ला है, आपके घर है, और अगर उस घर में कोई पड़ोसी की वजह से मान लीजिए आपकी रोड जैम हो गई है, आप अपनी गाड़ी पास नहीं, आप अपनी जो कार है यानी कि गाड़ी है आप उसे पार्क नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पूरे एरिया में जैम लग चुका है। ये जो भी कुछ हुआ है एक पड़ोसी की वजह से हुआ। इस सब के पीछे रेस्पॉन्सिबल जो है वो पड़ोसी रेस्पॉन्सिबल है। तो कल को अगर सज़ा किसी को मिलनी चाहिए या पनिशमेंट किसी को मिलनी चाहिए, फाइन किसी को भरना चाहिए, तो पड़ोसी को भरना चाहिए। बस यही बात करिए यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। गाइज भले ही मतलब मैं आपको बता दूँ आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग इतने बड़े लेवल पे बढ़ गई है ना, उसे कंट्रोल करना अपने आप में चैलेंज है। यहाँ बात करी गई है, इट अफर्मेटेड दैट द क्लाइमेट चेंज वायलेटेड ह्यूमन राइट एंड दैट वेल्दियर नेशन हैव अ लीगल ड्यूटी टू असिस्ट वनरेबल कंट्रीज। अब मैं आपको समझाता हूँ भाई, जिनका नुकसान हुआ है ना, देखिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ग्लोबल वार्मिंग हमारे देश में बढ़ रही है, नो डाउट। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का रीज़न कार्बन का ज़्यादा यूज़, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होना, समझ आ रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होना, ये रीज़न है। कार्बन आपको पता है एक ग्रीन हाउस गैस है, तो एक ग्रीन हाउस गैस जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उसके पीछे अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर को ग्रोथ कर रही हैं, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बहुत आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है, ठीक है, वनातू हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी दिक्कत क्या है, ये है पैसिफिक ओशन में। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ये है पैसिफिक ओशन में, एक आइलैंड कंट्री है, ये है पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो जो वानुआटू कंट्री है यहाँ पे, अब मान लीजिए भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मतलब क्या है, जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर सी टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर वो सी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो साइक्लोन्स क्रिएट होंगे, और जितना ज़्यादा सी टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ज़्यादा साइक्लोन्स आएंगे, आप सबको पता है। कर कौन रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज। भुगत कौन कर रहा है भाई साहब, वनुआटू जैसे कंट्रीज़, है ना। सो वनुआटू जैसी जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी पैसिफिक में जो आइलैंड्स कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। उनको झेलना पड़ रहा है क्लाइमेट, बेसिकली क्लाइमेट के अंदर क्लाइमेटिक चेंजेस झेलने पड़ रहे हैं, है ना। ग्लोबल सॉलिडिटी झेलनी पड़ रही है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बड़े लेवल पर उनको झेलनी पड़ रही हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दिस टॉपिक। ये कहानी है एक ऐसे आइलैंड कंट्री की जो पैसिफिक नेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वनुआटू। नाउ इसकी बैकग्राउंड सिचुएशन क्या है, एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। आपको मैंने जस्ट अभी बताया, पैसिफिक यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ साफ बोला है, जो भी कंट्रीज़ हैं यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ अगर रेस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी कंट्रीज़ की उनको हेल्प करनी है। मेरी बात ध्यान से देखिए, सी लेवल में राइज, एग्जिस्टिंग थ्रेट, स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं भैया, इनको भी वर्ल्ड में हाई है, ये बड़े परेशान हो गए ऐसी कंट्रीज़ की वजह से। क्लाइमेटिक एक्शन जो हो रहे हैं, बड़े लेवल पर क्लाइमेटिक चेंजेस देखे जा रहे हैं। ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये दुनिया में ना जो इन्होंने टारगेट रखे हैं ना, वो कभी पूरे नहीं होंगे, है ना। तो यूएनजी यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, उसने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन को। इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आंसर किए हैं 2 क्वेश्चंस के। पहला, व्हाट आर द लीगल ड्यूटीज ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। दूसरा, व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फेलिंग फुलफिल द ड्यूटीज। So this was made under the Article 96 of the United Nations Charter, which allows UNGA and
यूएनएससी टू सीक, ठीक है, टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम आईसीजे। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि भैया क्योटो प्रोटोकॉल हो, पेरिस प्रोटोकॉल हो या कोई भी, है ना, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, भैया ये ना कुछ भी पूरा नहीं होने वाला। इन लोगों ने 2030 तक जो ये बात कर रहे हैं बाय 2030 तक ये सब चीज़ें यानी कि ये बात कर रहे हैं कि 2030 तक ऑफ द ट्रैक ये क्लाइमेटिक गोल्स को अचीव कर लेंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ भारत के बारे में भी, हर कंट्री के बारे में, कोई भी कंट्री इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। अब जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं जो कि एनेक्स 1 में आ रही हैं, एनेक्स 1 में कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, यूके, यूएसए, ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज आ रही हैं जो बहुत बड़े लेवल पर कर रही हैं क्या, ओवरऑल पॉल्यूशन। नाउ इट इज़ अ बिगेस्ट न्यूज़ इन इटसेल्फ, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग न्यूज़ है। अब देखिए जो छोटी मोटी कंट्रीज़ इसकी वजह से परेशान हो रही हैं, तो जो भी छोटी मोटी कंट्रीज़ को दिक्कत हो रहा है उन सबका हर्जाना अगर कोई करेगा तो ये बड़ी कंट्रीज़ करेंगी। हुआ कुछ नहीं है, आज तक किसी ने नहीं करा, किया है तो ना के बराबर किया है। हालांकि आईसीजे का जो एडवाइजरी है, ओपिनियन है, वो कभी भी बाइंडिंग नहीं होता, आपको पता है, नॉन बाइंडिंग है। बट यस, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ जो है इंटरनेशनल लॉ के आधार पर नेशनल कोर्ट कई बार क्या करता है, उन पर सेंसेशंस लगा देता है, उन पर एक्शन ले लेता है, उन पर स्यू किया जा सकता है और बहुत सारे एक्शंस को लेकर, क्लाइमेटिक चेंज को लेकर उन पर एक्शंस किए जा सकते हैं, एक्शंस लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, पोजीशन ऑफ क्लाइमेटिक वनरेबल कंट्रीज जो है डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द हिस्टोरिक पोल्यूट्स। भाई जिन लोगों ने सब कुछ किया है उनको भी तो भाई देना, मतलब उनकी जिम्मेदारी बनती है उन कंट्रीज़ को देना जिनकी नुकसान हुए हैं। वैलिडेट्स द लॉस डैमेज प्रिंसिपल्स। नाउ हुआ कुछ नहीं है, होता है नहीं, ना कभी होने वाला। आईसीजे ने वार्न किया है, भैया हम आप पे सेंसेशंस वगैरह लगा देंगे, हम आपको परेशान कर देंगे, अगर आप ऐसे नहीं करोगे, अगर आप दिक्कत करोगे तो बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो याद रखिए, भले ही पेरिस एग्रीमेंट हो, कंट्रीज़ को साफ साफ वार्न किया गया था कि आपके क्लाइमेटिक टारगेट्स क्या हैं, और अगर आप वो क्लाइमेटिक टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते हो और अगर आपको दिक्कत होती है तो उसके बाद आपको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट्स हैं जो कि चलती आ रही हैं, जो आगे तक चलती रहेंगी। ठीक है, भले ही इन्होंने जो टारगेट सेट कर रखा है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ साइन कर कर, वो टारगेट यहाँ पर कभी पूरा नहीं होने वाला। और जो आईसीजे ने यहाँ पर बोला है ना, और ये जो कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जिन बेचारियों का कोई दोष भी नहीं है, उनको हमेशा इस चीज़ से भुगतना पड़ेगा, उनको इस चीज़ से जूझना पड़ेगा। तो अपने आप में बहुत इट्स अ बिगेस्ट फैक्ट इन इटसेल्फ। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 दो करंट अफेयर्स कवर हो चुके होंगे बेहतरीन तरीके से। व्हाट इज द की फीचर ऑफ द रिसेंट साइंड, ठीक है, इंडिया यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा हेल्ड एज अ लैंडमार्क ट्रेड डील इन जुलाई 2025। आज की सबसे बड़ी करंट अफेयर, सबसे बड़ी करंट अफेयर। इस करंट अफेयर को मैंने कल भी कवर किया था और इस करंट अफेयर के बारे में मैंने साफ साफ बताया था दैट इट प्रोवाइड्स लगभग 99% टैरिफ फ्री। तो पहला ऑप्शन तो हो गया डिलीट, बिकॉज यहाँ बात कर रहे हैं 100% के बारे में। आज भी कुछ एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी इंडिया ने टैरिफ रखा है। इट इंक्लूड्स बाइंडिंग क्लाइमेट एंड लेबर स्टैंडर्ड इन्फोर्सेबल इन बोथ, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नाउ इट्स ऑल अबाउट इट प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू नियरली इंडियन एक्सपोर्ट एंड एग्जेम्प्ट, और उसके साथ इंडियन प्रोफेशनल इन द यूके फ्रॉम पेइंग सोशल सिक्योरिटी अप टू 3 years। यस, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज इंडिया यूके डील, है ना, इट्स अ ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इट्स अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट कि भैया क्या है। पहली बात तो ये साइन हुआ है 24 जुलाई 2025 को। इसका जो मेन फोकस है वो है ट्रेड, सर्विसेज, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट स्ट्रेंथिंग, कॉर्पोरेबिलिटी। दूसरा जो इसका मेन मकसद है कि भैया इसका मेन मकसद है कि बेनिफिट टू इंडिया फ्रॉम द इंडियन यूके सीटा, इनहेंस्ड मार्केट एक्सेस फॉर द एक्सपोर्ट। 99% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूके आर नाउ ड्यूटी फ्री, लगभग 99%। तो यार मैं ये मतलब बेसिकली एक बात बोल रहा था कि 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूके आर नाउ ड्यूटी फ्री। अच्छा, माइट भी पॉसिबल हो सकता है ना आपको वीडियो में बीच में अभी जो मैंने बोला वो ग्लिच लगे, बिकॉज मैंने स्टॉप कर दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंपॉर्टेंट वर्क। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम गोना जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स ओनली, है ना। सो द 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट जो कि यूके अभी ड्यूटी फ्री कर चुका है। भाई साहब बेहतरीन चीज़ ये है कि अब सोचो इंडिया और यूके का ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है एंड इसके बाद बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है कनाडा के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि अपने आप में बेहतरीन न्यूज़ है। यानी कि आप समझ रहे हो, आपको इंडियन माल से अब मिलेगी फुर्सत।
और आपको मिलेगा कनाडा का, यूके का बेहतरीन स्टॉक, है ना। अब आप चाह रहे हो बहुत जल्द आपको, है ना, रशिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल वेरी सुन, बट येस इट विल बी। इंटरनेशनल लेवल पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, यूके के साथ अब मेरी बात भी यार, एक बात सुनो। आज मैं एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज़। तो आप लोग अगर कोई और भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप सपोज़ करो नोकिया यूज़ कर रहे हो, एंड आपको एप्पल उसी रेट में मिल रहा है अगर, तो आप कहाँ जाओगे? एप्पल की साइड जाओगे। दिस इज़ द बिगेस्ट पॉइंट, यानी कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। नाउ सबसे बड़ी बात कि यूके के मार्केट में हमें विदाउट हाई टैरिफ एंट्री मिल गई। बेहतरीन न्यूज़, ज़ीरो टैरिफ ऑन द शिप्रिमा, ट्यूना, फिश मील, मैसिव पुश ऑफ द कोस्टल इकोनॉमीज़। ये जो भी फिशरीज़ वगैरह वाली इकोनॉमी है ना पूरी, इसको बढ़ा देगा। एक्सपोर्ट हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लगभग $7.5 बिलियन बाय 2030, यानी कि ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट मोर देन द डबल वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। Zero duty over the 95% of the tariff lines of the Indian agrarians exports, fruits, spices, pulses, millets, ठीक है, मिलेट्स। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है डाइवर्सिफाइंग द मार्केट ऑफ द इंडियन मार्केट। यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट है वो है कि इंडियन एग्रेरियन एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और कितना बढ़ाना? $100 बिलियन बाय 2030। आप देख सकते हो कि आसियान कंट्री से बात करूं, मिडिल ईस्ट की बात करूं, जहां चाइना अपनी पूरी की पूरी धोप जमा के बैठा था, आज भारत आ चुका है उसकी यहां पर उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने। दूसरी बड़ी बात क्या है? इंक्रीज हो गए हैं जॉब क्रिएशन। भाई एमएसएमई की मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फुटवियर, लेदर, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, भाई जब भी चीज़ इतने बड़े लेवल पे एक्सपेंड होंगी तो क्या आपको लगता है कि जॉब इंक्रीज नहीं होंगी? यार एमएसएमई का हब है आगरा, कानपुर, कोल्हापुर, त्रिपुरा। अब आप प्लीज़ डोंट आस्क मी द व्हाट इज द डेफिनेशन। चलो ठीक है, तो मैं डेफिनेशंस में बता ही देता हूँ। दैट इज़ द आंसर इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। सो आवर टारगेट इज़ वन थिंग, भाई किस तरीके से हम यहाँ पर अपने आप को ग्रो करें, अपनी कंट्री को ग्रो करें। सबसे बड़ी बात क्या है? जब ये जो ट्रेड हमारा ब्रिटेन के साथ होगा तो इसमें न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एंड सेक्टर्स के लिए, दोनों सेक्टर के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होगा? सबसे पहले लेबर मोबिलिटी बढ़ेगी। नाउ दिस कैन बी द पॉइंट, you know how it is can be the point, because 36 UK सर्विसेज सेक्टर है। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो यहाँ पर बहुत सारी सेंसेशंस लगाई जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि इंडियन प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा, आईटी सेक्टर, लीगल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, हेल्थ केयर। आपको पता है यूके में कितनी ज़रूरत है उसकी? अच्छा, मैं न्यूक्लियर पावर की अगर बात करूँ तो अभी रिसेंटली यूके के पास वो नहीं है, तो यूके नीड दैट एक्चुअली। यूके की उसको ज़रूरत है प्रेजेंटली, सो वो डिपेंडेबल है। बट दिक्कत क्या है कि अगर ये 2 साल के लिए वहाँ जाके 40-50 लाख 60 लाख रुपए 2-4 करोड़ रुपए सेटअप करके बैठ गए, तो 2 साल बाद क्या करेंगे? 2 साल बाद इनके पास क्या ऑप्शन होगा? सबसे बड़ी बात कि लगभग 1800 वीज़ाज एनुअली इशू किए जाएंगे फॉर द शेफ्स, योगा ट्रेनर्स एंड द कल्चरल प्रोफेशनल्स, और 75,000 जो हैं 75,000 इंडियन वर्कर्स विल एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पेइंग ऑफ द यूके सोशल सिक्योरिटी, लीड्स टू बी इनकम सेविंग्स, यानी कि सेविंग्स बढ़ जाएंगी, इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी दोनों में ग्रोथ होगी, और भारत एक अलग लेवल पर स्टैंड करेगा। ये ट्रेड एग्रीमेंट जो भाई सीटा एग्रीमेंट इसे खतरनाक एग्रीमेंट, और बहुत जल्द आपको ये कनाडा के साथ देखने को मिल सकता है। अब एक मेरी बात समझिए, हम यहाँ पर गेन तो कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, पर लॉस भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात, ये सपोर्ट किसको कर रहा है? ये सपोर्ट कर रहा है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को, डिजिटल इंडिया को, स्टार्टअप्स को, और बहुत सारे गोल्स को, ठीक है। जब भी मैं बात कर रहा हूँ आरसीईपी की, यानी कि चाइना का डोमिनेशन रहा है कुछ ब्लॉक्स में, चाइना को रोकने के लिए वी आर ऑलवेज रेडी। भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब विस्की, लग्जरी ऑटोमोबाइल्स और मेडिकल डिवाइसेस आएंगे, तो सोचो हम सब लोगों को अगर ऑप्शन मिले कि सेम रेंज ऑफ प्राइस में अगर हमें टॉप क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं बाहर से, तो हम उनको लेंगे, जिससे हर्ट हो सकता है इंडियन लीकर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल एंड एमएसएमईज। तो बहुत बड़े लेवल पे ये भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं जिनको बड़े बड़े लेवल पे यहाँ पे देखा जा रहा है, यानी कि सबसे बड़ी बात कि अगर मैं डाटा प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, देखिए यूके डिमांड करेगा स्ट्रॉन्ग आईपीआर। अब देखिए यार भाई, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, मतलब बेसिकली इतना बड़ा काम अगर यूके डील कर रहा है इंडिया के साथ, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, उसमें लिमिटेशंस नहीं चाहता है, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग आईपीआर इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ी बात, इससे मतलब हो सकता है कि इंडिया का फार्मा सेक्टर इन्फेक्ट हो और ग्लोबल साउथ मार्केट जो है बहुत बड़ी तरीके से अफेक्ट हो,
ठीक है। वाइल इंडिया गेन्स tariff free access, UK market is already liberal in many sectors. Now UK get faster access to India's growing middle class consumer base. Trade imbalance could written off if important basically import है ना surges are not careful monitored. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रख के बात करी गई हैं। हमने सारे सेक्टर फ्री नहीं कर दिए, हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जैसे इंडिया डिड नॉट ओपन डेयरी, एप्पल्स, ओट्स, एडाइबल ऑयल्स, यहाँ पर नहीं किया है क्योंकि हमें अपने किसानों को भी देखना है, हमें अपने वी नीड टू सी सम थिंग्स, बट इन फ्यूचर इट कैन बी पॉसिबल कि WTO क्वेश्चन कर दे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे जिससे क्वेश्चन हो जाए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा दिक्कत क्या है भाई, मैंने जैसे आपको बताया कि मान लो कोई बंदा वहाँ जा रहा है 2 साल बाद, उसके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या करेगा, है ना। मान लो कोई फ्यूचर UK इमिग्रेशन पॉलिसी से शिफ्ट कर दे, बाद में उसके पास क्या ऑप्शन है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जहाँ पर इंडिया को ग्रो करने की ज़रूरत है। अब आपको पता है कि UK यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहता है, तो इंडिया के साथ ट्रेड करना, अब देखिए इंडिया इतने बड़े लेवल पर ट्रेड कर रहा है तो इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। UK सीटा के बारे में अगर मैं इन शॉर्ट कंक्लूजन बोलूँ तो एक गेम चेंजिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, जिसका मकसद क्या है, बूस्टिंग एक्सपोर्ट एंड रूरल ग्रोथ, इनहेंसिंग प्रोफेशनल मोबिलिटी, रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंस ऑफ द चाइना सेंट्रिक ट्रेड एंड रूट्स ड्राइवन कॉर्पोरेशन एंड इनकरेजिंग इनोवेशंस, एंड दिस इज़ व्हाट दैट हमारी MSMEs वगैरह इन सब में ग्रोथ हो, बहुत बड़े लेवल पर हम इसको बढ़ता हुआ देखें। चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड इन दिस क्वेश्चन वी विल गोना टॉक अबाउट द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025। भाई अब इसका मेन मकसद क्या है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स का मेन मकसद क्या है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट कि इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हुई है। देखिए इसका मतलब क्या है, आपका कंट्री का वीज़ा कितना स्ट्रॉन्ग है, एक सिंपल सी बात, इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी कंट्री का वीज़ा कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिंगापुर का वीज़ा लेके जाओ इस टाइम पर तो आपको लगभग 193 कंट्रीज़ में आपको एक्सेस मिल जाएगा, समझ आ रहा है। आप इंडिया का वीज़ा लेकर जाओ तो ऐसी पहले कंट्रीज़ थी, लगभग इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 85th थी, अभी इम्प्रूव होके लास्ट ईयर से 77 हो चुकी है। तो इंडिया वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस टू 59 डेस्टिनेशंस, भाई साहब ये भारत को यहाँ पर उपलब्धि मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स हैं हमारे, यार अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ ना, मेरी बात समझना, इन शॉर्ट बोलूँ ना अगर मैं, तो भारत जो डिप्लोमेटिक लेवल पे ग्रो कर रहा है ना भाई साहब, उसका अंदाज़ा ही नहीं है, उसका अंदाज़ा ही नहीं है। एस जयशंकर के आने के बाद, ठीक है, एस जयशंकर के आने के बाद, मोदी जी की विजिट्स के बाद, भाई साहब जिस बड़े लेवल पर ग्रोथ हो रही है भारत की, नोबडी कैन कंट्रोल ऑन दैट, सच बता रहा हूँ मैं आपको। हालांकि इस रेस में अगर सबसे टॉप परफॉर्मिंग कोई कंट्री है तो 193 स्कोर के साथ है सिंगापुर और 190 के साथ जापान और साउथ कोरिया। दिस इज़ ऑल अबाउट। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस, बात करते हैं एक बार कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या। अगर आपको वीज़ा फ्री मिल रहा है, वीज़ा ऑन अराइवल यानी कि किसी कंट्री में पहुंचने के बाद आपको वीज़ा मिल रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी एसेस मिल रहा है, मतलब आप किसी कंट्रियों में गए फिर वहाँ से आपको किसी और कंट्री का वीज़ा एसेस मिल गया, अगर आप ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करते हो देन यू आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन दिस वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वीज़ा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन दिस वर्ल्ड। तो आपका वीज़ा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ये बात हो जाती है। तो ये पब्लिश करी है एक हैनले और पार्टनर्स ने। यहाँ पर इस पब्लिश रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि अच्छा ये डाटा कहाँ से लिया जाता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सप्लीमेंटेड बाय द हैनलेस रिसर्च, ठीक है। अब इंडिया की रैंकिंग इसमें हुई है, वी गॉट 77th पोजीशन, लास्ट ईयर 2024 में हमारी 85th पोजीशन थी। हमें 59 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री अलाउड है। वीज़ा ऑन अराइवल श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, मकाऊ, लाओस यहाँ पर है। इसमें इंक्लूड्स हैं मलेशिया, मालदीव, थाईलैंड, बारबाडोस एंड सर्बिया जैसी कंट्री जहाँ वीज़ा हमको फ्री एक्सेस है पूरी तरीके से। नाउ रीज़न क्या है इम्प्रूवमेंट के, भैया बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन है हमारी, हर कंट्री से बहुत बड़े लेवल पर डिप्लोमेटिक रिलेशन देख रहे हैं, एक्सपेंशन देख रहे हैं ट्रेड में, टूरिज्म में, डिजिटल वीज़ा सिस्टम में। और सबसे बड़ी बात इसमें अगर कोई सबसे आगे है जियोपॉलिटिकल लेवल पे, हर चीज़ के लेवल पे, तो वो सिंगापुर है 193 कंट्रीज़ के साथ। जापान, साउथ कोरिया जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 190 के साथ सेकंड नंबर पे है, और जर्मनी, फ्रांस, इटली आते हैं टॉप 5 के अंदर, 3rd, 4th, 5th पोजीशन में, याद रखिए।
नाउ मेजर अगर क्लाइंबर कोई है पिछले 10 सालों में 42 से 8th पोजीशन पे आया है यूएई, ठीक है, याद रखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चाइना ने अपनी 94th पोजीशन से 60 पोजीशन पे आया है 2015 से अब तक, लगभग 10 सालों में। भारत ने तो अकेले ही 1 साल के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ करी। भारत चाइना से भले ही पीछे हो पर ज़्यादा पीछे नहीं है, भारत बहुत जल्द चाइना को यहाँ पर पकड़ लेगा। दूसरा, सऊदी अरेबिया यहाँ पर 91 कंट्रीज़ में उसका एसेस है पिछले 4 सालों में, है ना, 2025 में। नाउ डिक्लाइन कौन कौन हुआ है? यूएसए 10th पे पहुँच चुका है, यूके 6th पे पहुँच चुका है। डिक्लाइन होने के पीछे का रीज़न क्या है यार? डिक्लाइन होने के पीछे का रीज़न है ये लोगों ने इतनी सारी सेंसेशंस लगा दी पूरी दुनिया पे। इन लोगों ने यूरोपियन यूनियन, नाटो वाटो, पता नहीं क्या क्या कर कर पूरी दुनिया का दिमाग ख़राब कर दिया, इसीलिए डिक्लाइन हुआ है। लोवेस्ट रैंक के साथ अफगानिस्तान, हालांकि यहाँ डाटा 199 कंट्रीज़ का काउंट होता है पर टोटल 227 कंट्रीज़ को हम यहाँ काउंट करके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, नाउ बेसिकली बेनिफिट क्या है? देखिए, टूरिज्म बढ़ेगा, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा, बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए बेनिफिट होगा, ग्लोबल लेवल पे देखा जा सकता है कि मोबिलिटी स्कोर बढ़ेगा और इंडिया यहाँ डिप्लोमेटिक लेवल पे एक बड़ी पहचान दिखा रहा है। चैलेंजेस क्या क्या हैं भाई साहब? चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है कि मलेशिया, इंडोनेशिया और चाइना जैसी कंट्रीज जो हैं इनसे हमें आगे निकलना है। भैया इनके लिए क्या चाहिए? हमें बेसिकली कंसुलर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें वीज़ा रेसिप्रोसिटी एंड द नेगोशिएशंस चाहिए और ग्लोबल पब्लिक डिप्लोमेसी चाहिए। अगर ये चीज़ इंप्रूव हुई तो भारत बहुत जल्द आपको 85 से टॉप 20 के अंदर भी देखने को मिलेगा आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर, ठीक है। सो पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार ये। मैं आपको बताऊं, आपको पता ही होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई हो रही है और ये मुद्दा जा चुका है इंटरनेशनल कंसर्न यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और वहाँ पर सिंपल सी बात है, ये जो क्रॉस बॉर्डर फाइट चल रही है बिटवीन एयर स्ट्राइक या रॉकेट फायर चल रहे हैं, जिसकी वजह से मास सिविलियन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड यूनेस्को की साइट डैमेज हो रही है। आपको बता दूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीर बिहार टेम्पल। तो ये इट इज़ अ यूनेस्को साइट जिसको 2008 में रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। अब वो 2 कंट्रीज़ कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई के चक्कर में हो रही है। हालांकि इस रेस में जो कंबोडिया है वो जीत चुका है बिकॉज कंबोडिया को जिताया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। चलिए एक बार इस वीडियो के बारे में देख लेते हैं, लगभग जान लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो अबाउट प्रीर बिहार टेम्पल की अगर मैं बात करूँ, लोकेशन क्या है इसकी भाई साहब? इसकी लोकेशन है नॉर्दर्न कंबोडिया में और बेसिकली ये एक बहुत बड़े क्लिफ पे है, 525 मीटर का क्लिफ है, ठीक है। पतला सा एक वो होता है, बहुत ऐसा नॉर्मल तरीके से, कुछ इस तरीके से एक क्लिफ है थाईलैंड बॉर्डर पे, ठीक है। अब दैट इज़ कॉल्ड डैंग्रीक माउंटेन्स पे। याद रखिए, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, अगर ज्योग्राफी में कभी करंट अफेयर को लेके क्वेश्चन आए तो पहला क्वेश्चन यही आएगा कि वेयर आर द डैंग्रीक माउंटेन्स। बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, कंबोडिया, थाईलैंड, है ना, उसके अलावा मलेशिया वगैरह ऐसे करके दे देगा और आंसर हो जाएगा उसका कंबोडिया। तो याद रखिएगा, डैंग्रीक आइलैंड्स हैं वो कहाँ पर, माउंटेन है वो कहाँ पर है। उसके अलावा ये है किससे रिलेटेड? इट इज़ डेडिकेटेड, इट इज़ रिलेटेड टू द लॉर्ड शिवा, ठीक है। एक हिंदूज के लिए सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर। एरा ऑफ कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो बात करी जा रही है 11th एंड 12th सेंचुरी में खेमार एम्पायर हुआ करता था। देखिए मेरी बात सुनिए, बनवाया किसने इसको? ठीक है, सूर्यवर्मन 1 ने। एक्सपेंड कब हुआ ये? सूर्यवर्मन 2 के द्वारा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको डेजिग्नेशन मिला 2008 में फॉर इस कल्चरल, रिलीजियस एंड आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस। अब आर्किटेक्चर अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूँ तो आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस है क्या? व्हाट इज़ आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस? द टेम्पल एक्सटेंडेड अलॉन्ग एन 800 मीटर लॉन्ग एक्सिस। फीचर क्या है इसके? बहुत सारे हैं भाई साहब पर, ठीक है। गेटवेज हैं, टावर है। देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट स्टोन से बना हुआ है ना। इसकी रूफ टॉप भी है जो वुडन रूफ्स हैं इसकी, और स्टोन से बनी हुई रूफ्स हैं, ठीक है। और बहुत जगह इसमें बहुत सारी एकदम कलाकृति वगैरह देखी गई है। प्रिय विहार एक तरीके से लीनियर लेआउट है, ठीक है, माउंटेन्स टेरेन के ऊपर जहाँ पर ये देखा जा रहा है। अब इस टेम्पल की जो ऑनरशिप है वो किसके पास है? कंबोडिया के पास है। और थाईलैंड क्या बोलता है? भैया इसमें हमारा 4.6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हम क्लेम करते हैं। रीज़न क्या है? लैंड के पीछे का रीज़न है, देयर इज़ नो डिफरेंट रीज़न। तो टाइमलाइन ऑफ दिस डिस्प्यूट,
बेसिकली क्या है, 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना वर्डिक्ट दिया था इस टेम्पल को लेके, इस टेरिटरी को लेके कंबोडिया को दे दी थी। ठीक है, जब ये कंबोडिया को गई थी ये पूरी की पूरी टेरिटरी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कंसिडर करी गई थी। 2008 में यूनेस्को की साइट ने इसे इसके अंदर डाल दिया था। अब यूनेस्को का इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्नाइजेशन मिली, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। तो भैया जैसे ही इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकॉग्नाइजेशन मिली, दंगे चालू हो गए, प्रोटेस्ट चालू हो गए, फियर ऑफ लॉस हो गया सोवरेनिटी का, एडजेसेंट लैंड वगैरह, मिलिट्री स्टैंड ऑफ बीइंग नियर द टेम्पल, और प्रॉपर तरीके से स्ट्राइक्स वगैरह होने लगी। 2011 में आर्म्ड वगैरह मतलब प्रॉपर तरीके से डेडलीस्ट क्लैश हुआ थाईलैंड एंड कंबोडियन ट्रूप्स के बीच में। 15 पीपल इसमें मारे गए, 15 से 20 लोग, है ना, 15 पीपल किल्स, 15 से 20 लोग पीपल हो गए, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिस्प्लेस हो गए। देखिए मैंने अभी ऊपर एक डाटा भी लिखा है दैट कि 20 लोग करीब मरे हैं, 20 लोग के, और लगभग 1,30,000 पीपल्स लोग जो हैं इवैक्यूलेट हुए हैं इस एरिया में इस प्रॉब्लम की वजह से। और 1972 में यूनेस्को कन्वेंशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, या मैं 1954 में हैग्यू कन्वेंशन की बात करूं तो कंबोडिया के लिए तो भाई स्टार्टिंग से ही फेवर में थे सब लोग। ठीक है, 2013 में क्या हुआ, आईसीजे ने क्या करा, रीअफर्मेशन करा, री इशू किया इसको, किसको, कंबोडिया को। फिर थाईलैंड में इशू हो गया, फिर थाईलैंड इसके खिलाफ हो गया, पॉलिटिकल यहाँ पर सेंसिटिविटी क्रिएट करने लगा। और करंट सिचुएशन क्या है 2025 की, कि राइजिंग टेंशन सरफेस ड्यू टू द मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, लैंड माइन फियर्स, डिप्लोमेटिक एक्सप्लोजन्स। दूसरा, नेशनलिज्म ऑन बोथ साइड flaring up and making dialogue difficult despite of ICJ ruling, border demarcation remains, and सबसे बड़ी बात कि भैया यहाँ पर रीजन वोलेटाइल जो है, दिक्कत हो रही है, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए आम आदमी सबसे पहले फंसता है ना। अब क्या है, जियोपॉलिटिक और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेशन क्या है कि आशियन सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर कोई भी दिक्कत हुई, पीस एंड यूनिटी में कोई भी इशू आया, चाइना बीच में कूदने कादने की कोशिश करेगा, हमेशा करता है, ऐसी हरकतों में तो हमेशा करता है, उसकी वो कंट्री ही वाहियात है, बर्बाद है एक्चुअली, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है, हाईलाइट हाउ रिलीजियस एंड कल्चरल साइट कैन बिकम द टूल ऑफ द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। आईसीजे के अथॉरिटी हैं, टेस्टेड है, बाइंडिंग है, यहाँ उसका डिसीजन जो है, वाइल देखिए बहुत सारे डिसीजंस हैं आईसीजे के जो बाइंडिंग्स नहीं होते हैं, हालांकि आप पे सेंसेशंस लग जाते हैं। तो आईसीजे का जो डिसीजन है वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर्स है ना जहाँ पर हो रहे हैं। टूरिज्म तो इम्पैक्ट हो ही होगा यार। ये एक ऐसा टेम्पल है, हिंदू के हमारे हेरिटेज में बहुत बड़ी मान्यता रखता है, महादेव का टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है, तो अपने आप में बहुत बड़ी मान्यता रखता है। प्रीत बिहार टेम्पल इज जस्ट नॉन एन एंशिएंट मार्बल, बट हिंदुओं के लिए ये बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ी चीज़ है जिसको बचाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। अब टूरिज्म पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है इस एरिया में, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो भाई करंट अफेयर्स कवर हो चुके हैं, बेहतरीन डाटा हमने कवर किया है, 5 की 5 करंट अफेयर। वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ एक बार यार लाइक करना, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। और हाँ, मत भूलिएगा इसको रिवाइज करना, इस कंटेंट को मैं अपलोड कर दूँगा जिससे आपको उसमें हेल्प मिले। ठीक है, चलिए बाय बाय गाइस।